गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सेल पढ़ा था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, तो आज और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हमने करा दिए थे। आज हम पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगला जो हमारा स्टेप है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, अब हम इसमें काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल आर डिफरेंट बट ये कहें कि जितने भी सेल्स हैं उनके सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह कनेक्ट हों और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे जंक्शन पर कनेक्ट हो जाएं। बट यहाँ मैं बता देता हूँ, द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल सेल्स आर connected to one junction। समझ आया भाई? एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अदर जंक्शन। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक जंक्शन पर कनेक्ट रहें और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे जंक्शन पर कनेक्ट हो। तो इस तरह की ग्रुपिंग को क्या बोल देते हैं हम? पैरेलल ग्रुपिंग। चलो अभी समझ नहीं आया तो मैं अभी आपको एक डायग्राम बनाकर बता देता हूँ। जैसे कि आपने क्या कहा, ये एक सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R और EMF E है। ये दूसरा सेल है, ठीक है। हम इसको E1R1 भी कह सकते हैं, इसको E2R2 कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी का सेम हो। इस तरह एक और सेल ले लिया हमने, इसको क्या कह दिया? E3 इंटरनल रेजिस्टेंस R3। ऑल आर कनेक्टेड, कनेक्ट किए तो आपने क्या देखा कि देखिए ये एक जंक्शन बना, यहाँ पर एक जंक्शन बना। अब ध्यान से देखिए कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, तीसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, सभी एक ही पॉइंट पर जुड़े। ये तीनों नेगेटिव हैं, तीनों के तीनों एक जंक्शन पर जुड़ गए, एक ही पॉइंट पर जुड़ गए। तो हमने क्या कह दिया बेटा कि ये सभी के पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जिसको हमने कैपिटल R कह दिया, और इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। और इस तरह से आप n नंबर ऑफ सेल्स भी कनेक्ट कर सकते हो, कितने भी सेल कनेक्ट कर सकते हो। पर मैंने तो यहाँ पर 3 सेल ही कनेक्ट करके दिखाए, जैसे कि हम रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे ना, उसी तरह से सेम एज इट इज। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्या कहा कि मान लीजिए ये हमारे पास A पॉइंट है, क्लियर। ये जंक्शन जो है ये B पॉइंट है, मैंने कह दिया कि ये हमारे पास C पॉइंट है, ये D पॉइंट, और EMF E ले रहे थे, इसको मैं कैपिटल E से लिख देता हूँ। देखिए ध्यान से, अब मैंने क्या कहा भाई, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा। अब हर एक सेल अपना अपना अलग अलग करंट देगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, पैरेलल में करंट तो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या कह देंगे कि इन तीनों करंट का सम क्या कह देंगे? I। और यहाँ से कितना करंट जा रहा है? I। और आप क्या कह दोगे? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कह दोगे भाई। तो शायद अगर आप रेजिस्टेंस को, शायद अगर आप कैपेसिटर को एक बार रिवाइज करें और एक बार देखें उसको, तो जब भी हमने सीरीज और पैरेलल के बारे में पढ़ाया था तो आपसे ये बताया था कि इनके अंदर जो पैरेलल और सीरीज में एक ट्रिक जो लगानी है वो ये देखनी है कि क्या डिफरेंट है। शायद आपने सीरीज सेल पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, उसमें पोटेंशियल डिफरेंट थी। हमने हर एक के अंदर पोटेंशियल निकाली और पोटेंशियल को ऐड कर दिया, और उसके बाद जो सीरीज ग्रुपिंग के अंदर हमारा रिजल्ट आया वो हमने आपको निकाल कर दिखा दिया। इसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं पैरेलल में करंट डिफरेंट है, हर सेल का करंट अलग अलग आ रहा है। तो
तो हम यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालेंगे और जितना भी करंट अलग अलग आएगा उनको हम ऐड कर देंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि I1 निकाल के दिखाएं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम एक लूप ले लेते हैं बेटा, तो लूप लेंगे तो सबसे पहले ये वाली लूप ले लेते हैं, मैंने इस पॉइंट को भी रख दिया। हम कहते हैं वी टेक ए लूप, कौन सी ले लेते हैं बेटा, A B C D E F A, ये ले लें, A B C D E F A, ये लूप हो गई। इसमें किरचॉफ्स रूल अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके देखो बेटा। ए से बी आओ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी से सी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर आर रेजिस्टेंस है, करंट कितना जा रहा है, आई आर। जब आप देख रहे हो कि करंट और हमारी लूप की डायरेक्शन सेम है तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस आई आर। डी चले जाओ, ई चले जाओ, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, ई से एफ भी नहीं है। अब एफ से आगे गए तो कितना जा रहा है, R1। बेटा इसमें करंट कितना है, आप आई करंट नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ तक आई करंट होगा, यहाँ जाने के बाद दोबारा से बट जाएगा, इधर I1, इधर I2, इधर I3, क्योंकि पहले भी सिखाया हुआ था कि जितना करंट सेल से बाहर निकला उतना ही इसमें एंटर करेगा, उससे ज़्यादा उससे कम एंटर नहीं करेगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने क्या कहा, I1 इधर जा रहा है तो हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस ऑफ I1 इंटू R1, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहे हो सेल को, तो पॉजिटिव प्लस E1 इज इक्वल टू क्या कहा जाएगा, 0। बेटा हमने निकालना क्या है, I1 निकालना है, तो हमने क्या कह दिया, I1 R1 को राइट साइड लेकर गए तो माइनस ऑफ IR प्लस E1। बेटा करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस एक्सटर्नल पॉइंट्स के बीच में होता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और V से भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या कह दिया, I1 R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ V प्लस E1। आप ये भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। हम यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं बेटा, I1 निकालना चाहते हैं। तो हमने क्या निकाला बेटा, I1 की वैल्यू निकाली, तो I1 क्या हो गया बेटा, R1 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, माइनस ऑफ माइनस ऑफ I इंटू R अपॉन क्या हो गया, R1 प्लस E1 अपॉन R1। क्लियर है। अब सेम मान लीजिए मैं कह देता हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि भाई सिमिलरली अगर सेकंड लूप ये वाली बनाएं तो B C D E से B चले जाएंगे, उसके बाद फिर ये वाली लूप ले लेंगे, तो तीनों में हम लगा कर देखेंगे तो I1 I2 I3 आ जाएगा। सिमिलरली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ IR अपॉन, बेटा इसमें रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, प्लस इस सेल का EMF कितना है, E2 है, E2 अपॉन क्या हो जाएगा, R2। ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप I3 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ IR अपॉन R3 प्लस क्या हो जाएगा, E3 अपॉन R3। समझ आ गया कि नहीं। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशंस आ जाएंगी जिसमें हम I1 I2 I3 इस तरह अगर n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट हैं तो सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ। अब ध्यान से देखो, अब हम और आगे एक्सप्लेन करते हैं। चलो देखिए, अब हमने क्या किया, I1 I2 I3 इन सभी की वैल्यू निकाल दी। हमारा मेन मोटिव क्या है, I इज इक्वल टू नेट करंट निकालना है। हमने तो नेट करंट निकालना है तो सभी करंट्स का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो हम क्या कह देंगे, वी नो दैट I इज इक्वल टू क्या है हमारे पास बेटा, हम कह देंगे वी नो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलो है या नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, I इज इक्वल टू, बेटा I1 निकाल रखा है हमने, इन सभी का सम करेंगे तो क्या होगा बेटा, माइनस IR कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस ये क्या है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। क्या लिख दिया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। मेरी बात समझ आ गई। तो ये हमने क्या कर दिया, इन सभी का सम कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू माइनस ऑफ IR, अगर मैं इसको लिखूं समीशन की टर्म में तो 1 अपॉन R लिख सकता हूं समीशन की टर्म में, बोलो, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, समीशन ऑफ E अपॉन R कह सकता हूं। और R समीशन की टर्म में लिखने का मतलब है I इज इक्वल टू 1 to n, I इज इक्वल टू 1 to n। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं।
भाई समेशन हो गया ना, 1 से शुरू करो, ये 3 है तो 3 लिख दो n की जगह। अगर आपने n नंबर ऑफ सेल्स ले लिए तो आप क्या करोगे, n नंबर ऑफ सेल्स लोगे। व्हेन वी टेक, यहाँ लिख देते हैं सीधे, व्हेन वी टेक n नंबर ऑफ सेल, अगर आपने n नंबर ऑफ सेल्स लिए तो क्या हो जाएगा, इन सभी का सम करेंगे और ये क्या आ जाएगा, समीशन के क्रम में आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो हमने क्या कह दिया कि आई आर की वैल्यू निकाल दी। आप ये भी कह सकते हो कि हम यहाँ पर v लिख सकते हैं। आप ये कह सकते थे कि माइनस ऑफ v समेशन ऑफ 1/r प्लस समेशन ऑफ e अपॉन आर, ये भी आपका रिजल्टेंट हो सकता था, क्योंकि आपको पता है कि आई वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई आर होता है। मेरी बात समझ गए। बट अभी हमारा रिजल्टेंट नहीं आया है, हम इस इक्वेशन से निकालना चाहेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, आई, यहाँ से क्या करेंगे, प्लस ऑफ आई आर समेशन ऑफ 1/r, ये राइट साइड लेफ्ट साइड चला गया तो यहाँ क्या बचा, समेशन ऑफ ई अपॉन आर। बोलो बचा कि नहीं। यहाँ से हमने क्या किया बेटा, आई कॉमन ले लिया। आई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस आर समेशन ऑफ 1/r इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई अपॉन आर। बेटा हमने तो आई निकालना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई अपॉन आर अपॉन 1 प्लस आर इंटू समेशन ऑफ 1/r। बोलो आएगा कि नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, मतलब आप इसी टर्म को कैसे लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई अपॉन आर है तो मतलब E1/r1 प्लस E2/r2 प्लस अप टू क्या लिख दोगे, En/rn अपॉन 1 प्लस आर इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस अप टू क्या लिखोगे, 1/rn। ये भी तो लिख सकते हो। हमने तो समेशन को तो छोटा लिखने के लिए किया है, वरना तो आपका मेन रिजल्टेंट तो यही आएगा। बट मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, वी नो, हम क्या जानते हैं बेटा, नेट जो करंट होता है वो हमेशा क्या होता है, ई इक्विवेलेंट अपॉन क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। बोलो होता है कि नहीं। पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस उसके इक्वल होता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अगर ऐसा है तो मतलब मैं इसी फॉर्मूले को क्या कह सकता हूँ, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब आप कहोगे कि ई इक्विवेलेंट तो ये हो गया, नहीं भैया, आपने पहले भी 11th क्लास में भी खूब पढ़ा हुआ है कि हम इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हैं। ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई बाई आर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस है और ये अकेला ईएमएफ है, तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। तो हम इसका थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे, हम यहाँ पर बता देंगे हेयर ई इक्विवेलेंट, जो ये ई इक्विवेलेंट हम ले रहे हैं, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई बाई आर, समेशन ऑफ ई बाई आर अपॉन summation of 1/r, and R equivalent is equal to R plus 1 upon summation of 1/r। ये मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। अब ये हमने कैसे निकाला ये बताना है। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, जो हमारी ये इक्वेशन है ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को 1 समेशन ऑफ 1/r से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू, हमने लिखा हुआ है समेशन ऑफ ई अपॉन आर अपॉन 1 प्लस आर समेशन ऑफ 1/r। ये थी हमारे पास। हमने क्या किया, यहाँ से समेशन ऑफ 1/r से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, जिसका हमारे पास एक रीजन है जो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ डिवाइड किया, न्यूमरेटर को समेशन ऑफ 1/r से डिवाइड किया, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन समेशन ऑफ 1/r होगा, हो गया कि नहीं। प्लस क्या बचा बेटा, r, क्योंकि समेशन ऑफ 1/r अपॉन समेशन ऑफ 1/r करेंगे 1 हो जाएगा। तो हमने क्या कह दिया, ये तो हमारे पास आ गया ई इक्विवेलेंट अपॉन ये हमारे पास क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट। मैंने आपको ये समझाया। अब देखो ध्यान से, समेशन 1/r समेशन 1 ई अपॉन आर समेशन 1/r, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो अकेला ईएमएफ बचेगा कि नहीं। और ये तो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ही है पूरा। मेरी बात समझ आ गई या नहीं। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा आर इक्विवेलेंट है
और जो हमारा ई इक्विवेलेंट है वो इस टर्म में आएगा, मतलब समेशन ऑफ ई बाई आर अपॉन समेशन ऑफ 1 बाई आर। मतलब हम ये भी कह सकते हैं ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस अप टू En अपॉन Rn अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn। ये भी हम कह सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई, क्लियर है। और अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो R इक्विवेलेंट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई R प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn, ये कहेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा। मतलब अगर हम इसी फॉर्मूले को करंट के टर्म में लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला हमारा मेन फाइनल फॉर्मूला होगा, जो हमने आपको यहाँ पर लिखकर बता रखा है। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा कि अगर हम यहाँ स्पेशल केस लेंगे बेटा, क्या लेंगे हम, स्पेशल केस। अगर मैं ये कह देता हूँ इफ all cells have same EMF and same internal resistance, अगर सभी का EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, दैट इज E एंड R रेस्पेक्टिवली। अगर ऐसा है तो देखिए, अगर हम उसकी बात करते हैं समीशन ऑफ E बाई आर की बात करेंगे, n टाइम्स है तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, n E बाई आर आ जाएगा। एंड टेक n सेल्स इन पैरेलल, समझ आ गया होगा। n सेल ले लेते हैं, किस में ले लेते हैं, पैरेलल में। तो समेशन ऑफ E बाई आर की बात करेंगे तो n E बाई आर आ जाएगा। और एक बात और बताइए, अगर मैं समेशन ऑफ 1 अपॉन आर की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, n अपॉन आर आ जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो हमने क्या किया, जो अपने फॉर्मूले को देखा, ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें, जो करंट हमारा आ रहा है I इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, समेशन ऑफ ये तो समेशन ऑफ E बाई आर है, तो हमने समेशन ऑफ E बाई आर को क्या लिख दिया, n E बाई आर अपॉन, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान से देखो, 1 प्लस आर इंटू, बोलो है या नहीं है, 1 प्लस आर इंटू, ये क्या है बेटा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यही है ना समेशन ऑफ 1 बाई आर। समेशन ऑफ 1 बाई आर जो है उसको क्या लिख रखा है, n बाई आर। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, n E अपॉन R प्लस n R, एन ई अपॉन क्या आ गया बेटा, R प्लस एन आर, अपॉन में R, यहाँ पे अपॉन में R कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक नया रिजल्टेंट आ गया कि I इज इक्वल टू, देन I इज इक्वल टू एन ई अपॉन R प्लस एन आर। ये हमारे पास करंट का नया रिलेशन फाइंड आउट हो गया। मेरी बात समझ आ गई। तो हम अपना जो फॉर्मूला है, जो करंट की वैल्यू है, वो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम मान लीजिए स्पेशल केस लें, स्पेशल केस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि व्हेन वी टेक 2 सेल्स, हम केवल 2 सेल लेते हैं, वी टेक 2 सेल्स। अगर आपने 2 सेल्स लिए, जैसे कि एक सेल ये ले लिया E1 R1, दूसरा सेल E2 R2, दोनों को आपने पैरेलल कंबाइन किया, यूँ कंबाइन कर दिया। पैरेलल कनेक्शन के बाद आपसे पूछा जाए कि आपने करंट बताना है, E इक्विवेलेंट बताना है, R इक्विवेलेंट बताना है, तो आप देखिए सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास तो मेन तो एक वही है कि हम सबसे पहले तो यहाँ पर बेटा करंट ही निकालेंगे। I इज इक्वल टू, पता है क्या कर देंगे, I1 प्लस I2। हमारे पास कोई नया फॉर्मूला है नहीं, पर मैं ये जो डायरेक्ट हमारा रिजल्टेंट आ रहा है ना, मैं केवल वहीं पर ही जा रहा हूँ, ये हमारा रिजल्टेंट है। हम अगर ध्यान से देखें तो क्या करेंगे इस रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग, अगर हम इस रिजल्टेंट को भी देख लें,
अगर हम इस रिजल्टेंट को भी देख लें तो हम क्या कहेंगे, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी इंटू 1/r इक्विवेलेंट या 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस E/r1 प्लस E2 E1/r1 प्लस E2/r2। हम क्या कह देंगे भाई, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बेटा E1/r1 प्लस E2/r2, उसके बाद माइनस ऑफ IR 1/r1 प्लस 1/r2। ये हमारा फॉर्मूला था। मैंने इस फॉर्मूले को जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, बस यही फ़र्क है। केवल 2 सेल हैं तो 2 सेल के लिए, ठीक है। अब भाई IR को तो मैं V भी लिख सकता हूँ। अगर हम ध्यान से देखें और इसको V लिखें तो मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा, हम क्या कह देंगे बेटा, E1/r1 प्लस E2/r2 माइनस ऑफ V 1/r1 प्लस 1/r2। और ये तो पैरेलल में भी होता है, RP भी लिखते हो, पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पता है क्या किया, हमने ये कर दिया भाई, इसको राइट साइड ले लिया V और इसका एलसीएम ले लिया R1 R2। क्या आ गया बेटा, R1 प्लस R2 आ गया यहाँ, इज इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास, E1/r2 प्लस E2/r1 अपॉन R1 R2। बोलो हो गया कि नहीं, एलसीएम लेने के बाद। और माइनस में I, क्योंकि I इधर आएगा माइनस में, ये उधर जाएगा तो प्लस में। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, V निकाल दिया। V निकाला तो क्या आ गया हमारे पास, E1/r2 प्लस E2/r1 अपॉन, इसको नीचे ले जाऊंगा तो R1 R2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 माइनस ऑफ I अपॉन, ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। बोलो हो गया कि नहीं, क्योंकि दोनों के अपॉन में जाएगा। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया बेटा, इसको कह दिया E इक्विवेलेंट माइनस I अपॉन, इसको क्या कह दिया मैंने, R इक्विवेलेंट। समझ आ गया। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, R1 R2 ऊपर चला जाएगा, बोलो ये सॉरी मल्टीप्लाई बाई R इक्विवेलेंट, क्योंकि I इंटू R ही तो होता है V। मेरी बात समझ गए, अपॉन में नहीं होगा। अब हमने क्या किया, इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखा तो E1/r2 प्लस E2/r1 अपॉन क्या हो गया, R1 प्लस R2, ठीक है, माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसको हमने R इक्विवेलेंट का नाम दे दिया, इसको हमने E इक्विवेलेंट। ये केवल और केवल किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, जब 2 ही सेल है। 2 से ज़्यादा सेल हैं तो हम पढ़ा चुके हैं, पहले ही करवा चुके हैं, पर केवल 2 सेल हैं तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो R इक्विवेलेंट और I इक्विवेलेंट के लिए। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये हमने केवल 2 के लिए बताया। अगर n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो फिर आपने जो हमने पीछे ये फॉर्मूला पढ़ा रखा है R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट का, ये फॉर्मूला आपने लगाना है। डायरेक्ट हमारे पास कोई नया फॉर्मूला निकल के नहीं आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा पैरेलल ग्रुपिंग था। आपसे ये पूछा जाए कि हमने सीरीज ग्रुपिंग भी पढ़ा और पैरेलल ग्रुपिंग भी पढ़ा, दोनों के अंदर ये पूछा जाए कि किस केस में मैक्सिमम करंट पास होगा, तो देखिए मैक्सिमम करंट इन पैरेलल ग्रुपिंग, ये भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। क्या बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम करंट इन पैरेलल ग्रुपिंग, और फिर हम सीरीज भी बता देंगे, क्योंकि पैरेलल तो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो सीधी सी बात मैं आपको ये ले रहा हूँ कि आप n नंबर ऑफ सेल्स ले लीजिए। क्या ले लो भाई, n नंबर ऑफ सेल्स जो कि सेम EMF और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के हैं, और उनका कनेक्शन कर दीजिए यूँ। आपने n नंबर ऑफ सेल्स का कनेक्शन कर दिया, पैरेलल में किया। जैसे ही आपने इनका कनेक्शन पैरेलल में किया तो आपको पता है कि हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जोड़ना होगा, कैपिटल R बताना होगा भाई। सभी का EMF ER लिया हुआ है। तो देखो बेटा, अभी अभी हमने एक स्पेशल केस लिया था, इफ़ ऑल सेल्स हैव सेम EMF एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आई थी, हम सीधा लिखेंगे बेटा V नो। हमारे पास जो करंट आया था I इज इक्वल टू, बोलो बताओ क्या आया था भाई, NE अपॉन R प्लस NR। बोलो आया था कि नहीं। अब ये हमारे पास करंट आ रहा था जब सारे के सारे सेल सेम थे, सभी जो जितने भी सेल्स हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF दोनों सेम है।
आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। तो इस केस में हमारे पास करंट की वैल्यू NE/R प्लस NR आ गई थी। अब देखो हमें करंट क्या चाहिए, मैक्सिमम। मैं स्पेशल केस लगा रहा हूँ। इफ़ पहला मैंने यह कह दिया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज़ लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस। और देखिए इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ बेटा, फिर मैं आपको बताऊँगा। मैंने क्या किया, n से डिवाइड कर दिया बेटा। क्या कर दिया मैंने, n से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो n से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा R/n प्लस R/n। ये मेरे हिसाब से RP होता है बेटा, पैरेलल। R/n जब सभी सेम है, पैरेलल में है, तो ये पैरेलल हो गया। हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये R/n है ना, जो RP है, ब्रैकेट में इसको RP भी कह सकते हो, कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इनके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उससे बहुत छोटा है। तो R को नेगलेक्ट कर देंगे। अगर हम यहाँ R को नेगलेक्ट कर देंगे तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से जब हम I निकालेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, n इंटू E/R। मतलब हमारे पास जो करंट है वो n टाइम्स ऑफ द करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, हियर I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, n इंटू E/R। बेटा E/R करंट इन सिंगल सेल है भाई, सिंगल सेल का ही तो करंट है ये। तो एक सेल का EMF क्या है, E है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है। तो इस अकेले में कितना करंट जा रहा है, I इज इक्वल I1 इज इक्वल टू क्या कहोगे, E/R। और ये कितना हो गया, n टाइम्स हो गया। तो आप क्या कहोगे, हियर करंट इज m टाइम्स करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। यहाँ पर करंट ये आ गया। सेकंड केस में आपने क्या किया, इफ़ R इज ग्रेटर देन R/m। अगर यहाँ पर R की वैल्यू ग्रेटर देन R/m है तो R/n। तो R/n को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। R/n इज नेगलेक्ट। हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखिए फॉर्मूले में ये नेगलेक्ट करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ गए, मतलब ये क्या होगा, द करंट गिवन बाय ए सिंगल सेल, द करंट, ये तो ड्यू टू ए सिंगल सेल था, करंट उसके अंदर था। और ये क्या है, द करंट गिवन बाय ए सिंगल सेल। इसका मतलब है कि जैसे कि आपके पास एक सेल है, ठीक है, इसने करंट दिया तो ये क्या हो गया, यहाँ था ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इसमें गया ना ये करंट। तो यहाँ तो इसने करंट दिया और यहाँ था, इसके अंदर कितना करंट है, सेल के अंदर कितना करंट था। तो हमने क्या लिखा था, ड्यू टू ए सिंगल सेल लिखा था ना उसमें। तो E/r है, वो तो क्या था, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल जो उसके अंदर था। और यहाँ I करंट कहाँ गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर आ गया। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ कह देंगे व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा किससे लिख रहे हैं, कैपिटल R से, इज मच स्मॉलर देन the net internal resistance the cell should be connected in parallel to get मैक्सिमम करंट। समझ आ गया। अगर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है तो कोशिश करिए कि उन सभी को आप पैरेलल में कनेक्ट करो मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आपके पास, फिर रिवाइज करता हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू से बहुत छोटी है
जब आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू से बहुत ज़्यादा छोटी है, मच स्मॉलर देन है। तो आपसे पूछा जाए कि आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आप सीरीज में कनेक्ट करोगे या पैरेलल में, तो आपने हमेशा बताना है कि हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। मेरी बात समझ आ गई। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम करंट इन सीरीज। सीरीज में मैक्सिमम करंट किस केस में मिलेगा? तो मैं आपको फिर दोबारा वही फॉर्मूला बताऊंगा। सीरीज में क्या होता है भाई, हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं भाई, ऐसा ही कनेक्शन होता है ना सीरीज में, तो ऐसे कनेक्ट करते हैं। और आपने सीरीज में यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, EMF ई आर, EMF ई आर, EMF ई आर। यहाँ पर आपको सीधा बताना होगा करंट की वैल्यू क्या थी। I इज इक्वल टू नेट EMF क्या था आपके पास, NE, N सेल्स हैं भाई, ठीक है ना। NE अपॉन नेट रेजिस्टेंस क्या था, कैपिटल R प्लस ऑफ NR। ये हमारे पास क्या था बेटा, नेट करंट था। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। NE अपॉन, यहाँ पर देखो इन दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, इसमें तो N किसके साथ आ रहा है, कैपिटल R के साथ, इसमें N किसके साथ आ रहा है, स्मॉल r के साथ। यही डिफरेंस है, सेम वही प्रोसेस करना है हमने, यहाँ से N से डिवाइड करना है तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन R बाई N प्लस R। बोलो आ गया कि नहीं। अब मैं उसी प्रोसेस को रिपीट करना चाहता हूँ, और आप इसमें सीधा भी कह सकते हो कि हम केवल और केवल पता है किस किस के बीच का रिलेशन ले रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखना है। आप एक बात बताओ, एक मैं आपको सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ, आपने यहाँ पैरेलल कनेक्शन किया, पैरेलल का जो नेट जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, R बाई एन, ये इंटरनल है, और ये क्या है एक्सटर्नल। आप क्या कहोगे, ये तो एक्सटर्नल है और ये क्या है, इंटरनल है। तो आप मेरे हिसाब से इस फॉर्मूले में जो स्पेशल केस लिए हैं, ये तो भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका, और ये क्या है, इंटरनल है। मतलब आप ये बताना चाहते हो कि जैसे ही आपने कनेक्शन किया तो उस कनेक्शन में उन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल और बाद में जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा उनके बीच का क्या रिलेशन है। आप हर पॉइंट पर यही बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपने लिखा R इज लेस देन R बाई एन, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो उनके टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है। यहाँ पर आपने बताया कि जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा है वो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस जो पैरेलल कनेक्शन के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस आया था उससे बहुत बड़ा है। दोनों केस केवल और केवल एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच के रिलेशन से आप बता रहे हो। यहाँ पर भी हम यही बताएंगे, हम यहाँ कह देंगे पहले केस में R इज ग्रेटर देन NR, तो NR को नेगलेक्ट करेंगे, देन I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, E अपॉन NE अपॉन R आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। और अगर सेकंड केस लेते हैं, R इज लेस देन NR, देन I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू अगर हम यहाँ से निकालें तो किसको नेगलेक्ट कर देंगे, R को नेगलेक्ट करेंगे, तो NE अपॉन NR क्या आ जाएगा हमारे पास, ER। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आप क्या कहोगे भाई, ये N टाइम्स E बाई आर है, ये अकेला क्या है, E बाई आर है। E बाई आर का मतलब क्या है, करंट गिवन बाई ये सेल। बोलो है कि नहीं, ये क्या है भाई, करंट गिवन बाई सेल। बोलो है कि नहीं। और ये क्या है बेटा, N इंटू ई अपॉन आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर है ना, तो क्या कहोगे, N टाइम्स करंट E बाई आर। E बाई आर का N टाइम्स है, और E बाई आर क्या होता है भाई, दैट इज करंट ड्रान फ्रॉम वन सेल। क्या कह देंगे हम, करंट ड्रान फ्रॉम वन सेल। समझ आ गया। अब हम क्या कहेंगे, अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए भी मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच हायर। देखो ये N टाइम्स आ रहा है तो ये ज़्यादा करंट होगा,
आर इज ग्रेटर देन आर है तो मच हायर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल है ना एन आर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस of the cells should be connected in series। समझ गए? अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो सीरीज कनेक्शन करने के बाद बहुत बड़ी आती है, अगर लार्ज रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो और मैक्सिमम करंट चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट करो। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल जुड़ा हुआ है और सीरीज ये मैक्सिमम करंट चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट करिए। तो हमने आपसे सीरीज और पैरेलल दोनों करा दिए। कल हम पैरेलल के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर आपको मिक्स ग्रुपिंग पढ़ाएंगे। थैंक यू।